Students, all of you will be fine there. I am also fine here. Okay, let's come to the point. I've taught you some topic of this chapter, Indian economy on the eve of independence. Introduction I have taught you. Agriculture on the eve of independence. Here is characteristics of agriculture sectors. I have taught you. Today I will teach you factors causing backwardness and stagnation of Indian agriculture during the British rule. Means during the Britishers एग्रीकल्चर कितना बैकवर्ड हो गया था और वो उसको रुकने के स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि जैसे आजकल हमारा देश लॉकडाउन हो गया कोरोना बीमारी की वजह से हमारा देश लॉकडाउन हो गया। स्टैग्नेशन इकोनॉमिक क्या हो गई, स्थिर हो गई, फिक्स हो गई, स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे बताया गया है ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स तो जो एग्रीकल्चर था वो किस वजह से बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन हो गया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे। वी कैन आइडेंटिफाई टू प्रिंसिपल्स फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स सामने आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज एंड सेकंड है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हेयर आई विल टीच यू फर्स्ट पॉइंट, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। यानी उस समय पे ब्रिटिशर्स के समय पे जो लैंड रिवेन्यू थी, यानी लैंड रिवेन्यू मीन्स ज़मीन से प्राप्त होने वाली इनकम, मतलब जो हम खेती करते हैं उससे जो अनाज पैदा होता है उसे बेचकर जो इनकम प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड लैंड रिवेन्यू, जमीन से प्राप्त होने वाली इनकम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन्वेंटेड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू by setting up a triangular relationship among the government, the owner of the soil and the tiller of the soil। यहाँ पे बताया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक अलग सी इन्वेंशन की, एक अलग सिस्टम की, जिसको हम ट्रायंगुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस ट्रायंगुलर सिस्टम में कौन कौन थे? फर्स्ट वन गवर्नमेंट, लैंड ओनर्स एंड फार्मर्स या टिलर्स, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर से मतलब है तीन लोग, तीन कोने, एक हो गए गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, सरकार उस समय पे ब्रिटिशर्स थी, इन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। दूसरा लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे, इनके पास बहुत ज़मीन हुआ करती थी, तो जो छोटे छोटे लैंडलेस फार्मर्स थे उनके बीच ये सिस्टम इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया, इन्वेंशन किया, और इस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया जमींदारी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज परमानेंट ऑनर ऑफ द सोइल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि जो ऑनर्स थे उनको क्या करा, वहाँ का क्या कर दिया इन्होंने, जमींदारी वर रिकॉग्नाइज एंड परमानेंट ऑनर, उस ज़मीन का परमानेंट ऑनर बना दिया, थे ही वो, और उन्हें बना भी दिया। द जमींदार वर टू पे अ फिक्स सम टू गवर्नमेंट एज लैंड रिवेन्यू। अब जो फसल हुआ करती थी उससे जो इनकम हुआ करती थी, या फसल के ही रूप में ये गवर्नमेंट को उसका कुछ फिक्स शेयर सरकार को दे दिया करते थे। एंड थर्ड पॉइंट इज द जमींदार were absolutely free to extract as much from the tillers
of the soil they could. The direct implication of this system of land revenue was that the zamindar resorted to unlimited exploitation of the tillers of the soil. तीसरे क्या थे, ज़मींदार क्या करते थे कि इन्हें मतलब फ्री होल्ड थे कि जो भी किसान इनसे जितनी अमाउंट में पैसा लेना चाहें वो ले सकते थे। इनको क्या नाम करते हैं, अमाउंट दे दी जाती थी। इससे क्या होता था कि जो ये लोग फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को जो अमाउंट दिया करते थे, फिर इनके बदले में ये इंटरेस्ट लिया करते थे। ठीक है, इंटरेस्ट लिया करते थे और उन्हें अपना एक तरीके से स्लेव बना दिया करते थे, गुलाम बना दिया करते थे और इन पे एक्सप्लॉइटेशन करते थे, इन पर अत्याचार करते थे, जिससे कि क्या होता था, जमींदार एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द दे फ्रिक्वेंटली रेज द लैंड रेवेन्यू एंड इजेक्टेड द एग्जिस्टिंग टिलर्स इन केस दे ऑब्जेक्ट टू द रेज। इससे क्या हुआ कि जो इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था ये इसको बढ़ाते गए, अपना इंक्रीज़ करते गए और इन्होंने क्या करा, जो लैंडलेस फार्मर्स हुआ करते थे या जिन फार्मर्स के पास थोड़ी बहुत अपनी ज़मीन हुआ भी करती थी वो उधार ले लिया करते थे इन फार्मर्स से, इन साहूकार से, जो बड़े फार्मर्स या बड़े साहूकार कहा जाते थे। और जब ये अपना पैसा उन्हें नहीं चुका पाते थे, अगर फसल अच्छी नहीं हो पाती थी या ब्याज को नहीं चुका पाते थे, तो वो क्या करते थे, जो ऑनर्स हुआ करते थे वो उनसे उनकी ज़मीन को भी छीन लिया करते थे। आगे पढ़ेंगे, इजेक्शन ऑफ द टिलर्स रिड्यूस देम टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर्स हु हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर येट दे नेवर डेजर्टेड एग्रीकल्चर ओइंग टू द लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी थोड़ी बहुत किसानों के पास भूमि हुआ करती थी वो भी क्या नाम करते हैं, उनके पास से ख़त्म हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो एग्रीकल्चर था उसका भी एक तरीके से, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका था। और जो वहाँ के लैंडलेस लेबर थे उनके पास सब्स्टिट्यूशन के कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। वो ना चाहते हुए भी एग्रीकल्चर या इन जो लैंड ओनर्स थे इनके ही साथ इन्हें काम करना पड़ता था। इनको ये क्या नहीं कर सकते थे, इनको यहाँ से इन्हें छोड़ के जा भी नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव साधन नहीं था जिससे कि अपनी रोजी रोटी कमा सके। नेक्स्ट है सेकंड वन, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे इन्होंने फिर क्या किया, जो एग्रीकल्चर था इसको कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। कॉमर्शलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इन्हें बाज़ार में जाके, मार्केट में जाके बेचने से, ठीक है, मतलब पहले तो एक होता है कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने लिए खाने पीने के लिए, अपने खाने के लिए। एक होता है कि अगर मान लीजिए कोई जो फार्मर है वो आवश्यकता से, अपने उपयोग से अधिक, अपने आवश्यकता से अधिक अगर वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो जितना अधिक मतलब मोर प्रोडक्शन है उसे मार्केट में जाके बेच सकता है, सोल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे इसमें पॉइंट में हम पढ़ेंगे, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ consumption to cultivation for the market. Farmers were forced to shift to commercial crop, indigo in particular, from the conventional subsistence crop like rice and wheat. Reason indigo was required by the textile industry in Britain for dyeing, bleaching of the textile. यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एग्रीकल्चर को बैकवर्ड करने के लिए क्या किया कि जो लोग किसान लोग थे उनसे कहा आप वीट और राइस की बजाय आप
दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि व्यापारिक फसलों का जो कॉमर्शलाइजेशन होती हैं, लाइक दैट आप जानते होंगे इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नील। नील मतलब ये होता है, जैसे हम जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद हम एक क्या डालते हैं, नील डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, कपड़ों में चमक आती है और कपड़ों का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो कलर होते हैं वो इन्होंने किसानों से कहा कि आप इन इंडिगो की आप क्या करेंगे, खेती करेंगे, और इसे हम आगे अपने वहाँ पे ले जाते थे ये ब्रिटेन में। और वहाँ पे जो इन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी थी, वहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रखी थी, उनको कलर करते थे, उनमें कपड़ों पे कलर करते थे, जिससे मार्केट में जो कपड़े थे वो बिकते थे। तो लोगों ने अपनी इनकम प्राप्त करने के लिए क्या किया, अपनी जो प्रोडक्शन था, अपना जो प्रोडक्शन था, इन्होंने उसे बंद कर दिया, ठीक है। और जो किसान लोग थे, फार्मर्स लोग थे, उन्होंने क्या करा कि जो गेहूं चावल था, इनकम को अर्न करने के लिए इन्होंने धीरे धीरे इंडिगो नील की खेती करनी शुरू कर दी। और इसके क्या हुआ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा जो वीट और राइस का प्रोडक्शन था वो कम होने लगा, ठीक है। और यहाँ से ये बहुत मतलब जो खेती जो प्रोडक्शन हुआ करता था, लोगों की इन चीज़ों को, इनकम को घटाने के लिए इनसे जो इंडिगो का इनकम हुआ करती थी उसे कम दिया करते थे। और वीट और राइस मार्केट में अधिक पैसों में बिकता था। इन्होंने इस तरीके से क्या करी, कुछ मतलब क्लेवरनेस का यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया। हमारे जो फार्मर्स हुआ करते थे उन्हें इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को इस तरीके से क्या किया, बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे और आगे पढ़ेंगे, द फार्मर्स वर lured or forced to accept advance payments for the cultivation of indigo. It exposed the subsistence farmer to uncertainty of the market. While earlier they would grow grain for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market. But they would seldom have cash owing to their mounting indebtedness. Consequence, stick to agriculture and always be at the mercy of landlords और मनी लैंडर्स। यहाँ पे क्या हुआ कि जो फार्मर्स हुआ करते थे, इनको एडवांस पेमेंट लेने के लिए ये क्या करते थे, मजबूर किया जाता था कि भाई तुम एडवांस पेमेंट लो, लोन लो, ठीक है। और इनको बताया जाता था कि भाई तुम पे पैसा आएगा, तुम्हें इस तरीके से इनको गुमराह किया जाता था। तो जो वो अपने परिवार के लिए एग्रीकल्चर करते थे, मतलब वीट राइस प्रोडक्शन करते थे, तो वहाँ पे अब वो लोग उसकी जगह पे क्या करने लगे, नील की खेती करने लगे। और जो उसे बेच के पैसा मिलता था उससे वो अनाज को खरीदते थे। इससे क्या हुआ कि इन पे लोन धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि इतनी इनकम नील की खेती से हो नहीं पाती थी। और नील को बेचने के बाद ये क्या करते थे, मार्केट से गेहूं चावल खरीदते थे, और जो इनके पास इनकम हुआ करती थी उनसे खरीदते थे। इन सब चीज़ों से इनके पास क्या होता था कि लोन होने लगता था। ये लोन लेते थे किन से, जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे, क्योंकि इन्हें इस तरीके से मतलब गुमराह किया गया था कि ये लोग अपना वर्चस्व खो चुके थे, ठीक है। और जैसा साहूकार या लैंड ओनर्स कहते थे, ये उसी तरीके से काम को करने लगे थे, क्योंकि इन पे बहुत लोन हो चुका था। ब्रीफली, एग्रीकल्चर अंडर द British rule was exploited as a source of unearned income by the landowners. Unfortunately, this income was never invested in agriculture. It was spent by the zamindars on their luxurious lifestyle.
Consequently, on the eve of independence, agriculture sector of the economy was absolutely backward and stagnant and non-vibrant. Partition of the country in 1947 struck the final blow. The impact was significantly felt with regard to jute production because the bulk of fertile land under jute production went to East Pakistan, now Bangladesh. तो यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स थे, इनको जो ऑनर्स ऑफ द लैंड थे, इनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया और इनकी जो इनकम थी, इनकी जो इनकम जनरेट होती थी नील की खेती से और जो लैंड ऑनर्स को मिलती थी उनसे ये जो कृषि के लिए पैसा नहीं खर्च करते थे, मतलब कृषि के लिए पैसा खर्च करना मतलब नहरें बनवाना या कुएं की खुदाई करवाना, इस तरीके से इन्होंने कोई काम नहीं किया। उनसे जो किसानों के द्वारा जो नील की खेती की जाती थी और उनसे भी जो इनकम हुआ करती थी उसे भी ये अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर दिया करते थे। सारी इनकम को ऐशो आराम में खर्च कर दिया करते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। और ये इससे क्या हुआ, हमारी जो एग्रीकल्चर थी, जब एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम हम एग्रीकल्चर में कुछ % भी खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बैकवर्ड हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएंगी, नॉन वाइब्रेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1947 में यहाँ पे इस तरीके से एक और एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा एक मतलब जिसे हम कहते हैं स्ट्रक द फाइनल ब्लो, पार्टीशन हुआ, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त रूप से हमला हुआ कह सकते हैं। जो हमारे जूट का प्रोडक्शन होता था उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो जूट का प्रोडक्शन हमारा हुआ करता था और जितने हमारी मतलब प्रोडक्शन होने वाली जो ज़मीन थी जिसे हम कहते हैं कि फर्टिलाइज लैंड, वो भी क्या हुई कि वो पूर्वी पाकिस्तान मतलब ये अंडर इसमें चला गया, ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, जो नाउअडेज बांग्लादेश में। यानी जो फर्टिलाइज लैंड थी हमारी कुछ लैंड 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त हमारे देश के ऊपर हमला हुआ कि जो फर्टिलाइज लैंड थी वो भी हमारे देश से अलग हो गई। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया। हमारी जो इनकम थी उनको सरकार के द्वारा अपने ऐशो आराम के लिए यूज़ किया जाता था। ज़मींदारी सिस्टम बनाया गया कि लैंडलेस जो फार्मर्स हुआ करते थे उनको लोन के लिए मजबूर किया जाता था, फिर उनसे इंटरेस्ट ऑफ रेट ज़्यादा लगा के उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करते थे कि वो अपनी जो खुद की ज़मीन हुआ करती थी उसे भी खो दिया करते थे, क्योंकि कर्जा इतना हो जाता था। उन्हें पहले एडवांस पेमेंट दिया करते थे। एक बार अगर एडवांस पेमेंट मिल जाती है तो इंसान खर्च कर देता है, खर्च करने के बाद अगर फसल नहीं हुई तो कर्जा हो जाएगा तो 1-2 साल में वो कितना पेमेंट चुकाएगा, उस पर ब्याज इतना हो जाता था, मूल से ज़्यादा, प्रिंसिपल से ज़्यादा ही इंटरेस्ट चढ़ा देते थे। तो इसके साथ क्या होता था कि वो अपनी जो ज़मीन थी उसे भी खो दिया करते थे। फिर ये उनके पास कोई दूसरा सब्सिस्टेंस नहीं हुआ करता था अपने घर को चलाने के लिए और मजबूरी में इन्हें इनके लिए काम करना पड़ता था। और ये जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ये एग्रीकल्चर में फार्मर्स पे क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।